नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 6 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो ये कि अभी फूड मिनिस्ट्री के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 को स्टेट्स ने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया। तो ऐसे में इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 पिलर्स यूज़ किए गए, उसी के बेसिस पे रैंकिंग दी गई है। तो जानते हैं इसको हम डिटेल में। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये रैंकिंग रिलीज़ की गई है। इस रैंकिंग में उड़ीसा फर्स्ट पे रहा है और गोवा लास्ट में रहा है 20 जनरल कैटेगरी स्टेट्स में। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो इसमें मेन फोकस किसके ऊपर आया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। ओके, और इसका नाम क्या है इंडेक्स का? स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ओके, प्रिपेयर किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और रिलीज़ किसने किया? यूनियन फूड मिनिस्टर। दैट मीन्स फूड मिनिस्ट्री के अंडर में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। ये अपने आप में पहला इस तरीके का इंडेक्स है जिसमें स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से रैंकिंग दी गई है। जितने भी स्टेट्स और यूटीज़ हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जनरल कैटेगरी, सेकंड है स्पेशल कैटेगरी और बचा हुआ है यूनियन टेरिटरी जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब हो गया कि फूड जो है, फूड की सब्सिडी वो सीधा लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र की जाए। तो ये 3 कैटेगरीज में रैंकिंग दी गई है। ओके, और 3 तो कैटेगरी हो गई स्टेट्स की, यूटीज़ की। ठीक है, और 3 ही पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं। 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 3 पैरामीटर कौन से साल के लिए कवर हुए हैं? ईयर 2022 में। तो फर्स्ट पैरामीटर तो है यहाँ पर देखो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का कवरेज कितना है, कितने लोगों को कवर किया गया है। सेकंड, इसी का पार्ट क्या है कि राइटफुल टारगेटिंग, कि जो एक्चुअल में डिजर्विंग बेनिफिशियरीज हैं उनको टारगेट किया जाए और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो किसका? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का। तो फर्स्ट तो पॉइंट ये है। दूसरा जो है पिलर जो जिसके बेसिस पे रैंकिंग दी गई है उसकी अगर बात करें तो वहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एनालाइज करना। ठीक है, अलोकेशन ऑफ द फूड ग्रेन इसको एनालाइज करना। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी थी कि नहीं, लास्ट माइल तक जो फेयर प्राइस शॉप्स होती है वहाँ तक पहुँचाना माल को जो दिया जा रहा है लोगों को, उन चीज़ों तक। तो ये सेकंड कैटेगरी यहाँ से हो गई। ठीक है, ये वाली हो गई सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट मेजर यहाँ पर हो गया। ठीक है, और थर्ड जो है दैट इज फोकस ऑन न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स। ओके, स्टेट्स के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को एनहांस करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 मेजर्स हैं। फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड और ये थर्ड। इन तीनों पिलर्स के बेसिस पे ये रैंकिंग दी गई है स्टेट्स को। ओवरऑल रैंकिंग में भी उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश इन्होंने टॉप किया है। और देखा जाए तो स्टेट्स की परफॉर्मेंस ये पैरामीटर्स के बेसिस पे देखी गई है, वो हमने देख ही ली। किसने रिलीज़ किया वो भी हमने देख ही लिया। टॉप पे कौन आया है जनरल स्टेट्स में? उड़ीसा। ठीक है, स्कोर कितना मिला है? 0.836 आउट ऑफ 1। यूपी, फिर आंध्र प्रदेश, सबसे लास्ट में है गोवा 0.631 के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, नया इंडेक्स है, काम आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है गुजरात में बन्नी ग्रासलैंड है। वहाँ पर अभी क्या है, एक एग्जॉटिक स्पीसी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। तो बन्नी ग्रासलैंड से रिलेटेड आपको एक बार यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है मालधारी कम्युनिटी, वो और बन्नी ग्रासलैंड वाले एरिया में जो लोकल्स रहते हैं उनकी क्या लाइवलीहुड की एक्टिविटीज़ है उनके बारे में जानना है। बेसिकली बन्नी ग्रासलैंड के एरिया को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया जा चुका है एक एग्जॉटिक प्लांट के द्वारा जिसका नाम है प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा। ठीक है ना, ये आपने बहुत देखी होंगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वाटर गजलिंग एक तरीके की आप कह सकते हो कि प्लांट होती है जो कि आसपास में किसी दूसरी स्पीसी को सरवाइव ही नहीं करने देती। तो ऐसे में अभी देखा जाए तो पिछले साल मीटिंग जो हुई थी हमारे यहाँ पर बन्नी ग्रासलैंड को लेकर के, हमने अनाउंस किया था यूनाइटेड नेशन हाई लेवल डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट्स। इस पे जब मीटिंग हुई थी पिछले साल तब हमारी तरफ से अनाउंसमेंट ये था कि हम लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर, लगभग
26 लगभग, हाँ, 2.6 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन जो कि डिग्रेडेड है उसको रिक्लेम करेंगे, उसको रिवाइवल देंगे, अच्छी क्वालिटी में लेकर के आएंगे 2030 तक। ठीक है, उसमें बन्नी ग्रास लैंड का भी हिस्सा है। तो ऐसे में गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टारगेट किया है कि 10,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो बन्नी ग्रास लैंड वाले एरिया में, जहाँ पर ये प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा ये फैल चुकी है, इसको हमें रिक्लेम करना है, इसको हटा करके, जिससे कि बन्नी ग्रास यहाँ पे फ्लोरिश हो सके। ठीक है ना। तो बन्नी ग्रास लैंड के बारे में एक बार यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, उन एनिमल्स का स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है कि नहीं है, वो सारी डिटेल आपको लेनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है अपने आप में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। कल देखो हमने बात कर ली थी ना कि काराकल पाकिस्तान ये एरिया है उज़्बेकिस्तान में, वहाँ पर ये एक ऑटोनॉमस रीजन है। तो उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा उस ऑटोनॉमी को रिड्यूस करने की बात की गई। तो कराकल पाकिस्तान वाले एरिया में वहाँ के रहने वाले जो लोकल्स हैं, कराकल पाक्स, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके चलते 18 लोगों की डेथ हो गई थी, राइट। तो इस चीज़ को हमने कल डिटेल में देख लिया था। अब थोड़ा सा हम ये जानेंगे कराकल पाकिस्तान वाला एरिया कौन सा है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर कजाकिस्तान है, नीचे उज़्बेकिस्तान है, और ये वाला एरिया जो है, ये प्रोविंस उज़्बेकिस्तान में, दिस इज़ कराकल पाकिस्तान। और मेनली ये कौन से एरिया में लोकेटेड है, एक तो ये हमने देखा था अरल सी, और एक यहाँ पर है एक रिवर आती है आमू दरिया। ठीक है, इन दोनों वाटर बॉडीज़ के पास में ये सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा, कराकल पाकिस्तान या कराकल पाक जो लोग हैं वो। अब देखो इस रीजन के बारे में हम जानते हैं, कौन है कराकल पाकिस्तान के में रहने वाले लोग। बेसिकली यहाँ पर रहने वाले लोग हैं कराकल पाक। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है लगभग 20 लाख के लगभग यहाँ पर, और ये उज़्बेकिस्तान की एथनिक माइनॉरिटी है, मतलब सामाजिक तौर पर बिल्कुल डिफरेंट अपने सिस्टम में कंटिन्यू करते हैं। इनकी लैंग्वेज है टर्किक और कराकल पाक, ये दो लैंग्वेजेस में मेनली ये डील करते हैं। और वैसे देखा जाए तो इनका रिलेशनशिप ज़्यादा उज़्बेकिस्तान की बजाय ज़्यादा कजाक रीजन से है, क्योंकि कजाकिस्तान में बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो कजाक है। और ये बॉर्डर भी हमने अभी देखी कि किस तरीके से कराकल पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है इधर कजाकिस्तान के साथ में। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर रीजन की अगर हम पास्ट की बात करें तो वो कुछ ऐसा है कि इनको ऑटोनॉमी की रिक्वायरमेंट हमेशा से रही है। वैसे देखा जाए तो 1917 से 1922 के बीच में रशियन सोवियत फेडरेशन सोशलिस्ट रिपब्लिक RSFSR, ये जो था USSR से भी पहले की जो स्टेज थी रशिया की, उसकी बात कर रहे हैं। उस टाइम पर ये जो कराकल पाकिस्तान वाला एरिया है ना, ये ज्वाइन करता है इसको, मतलब ये पार्ट बना है किसका, इस RSFSR का। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको पता है उज़्बेकिस्तान फिर एक तरीके से इंटीग्रेट होता है USSR में, और उसके बाद में उज़्बेकिस्तान जब USSR के साथ ज्वाइन हो गया, तब यह कराकल पाकिस्तान वाला एरिया है, इसका नाम क्या कर दिया जाता है, कराकल पाक ऑटोनॉमस सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि उज़्बेकिस्तान का पार्ट बन जाता है 1936 में। फिर USSR का पार्ट रहते हुए उज़्बेकिस्तान, और उज़्बेकिस्तान का पार्ट था कराकल पाकिस्तान। ये लगातार 1991 तक, जब तक USSR का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है, तब तक इसी का पार्ट बना रहता है। और फिर उसके बाद में कराकल पाक जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है USSR का, तो उसके बाद में ये जो कराकल पाकिस्तान वाला एरिया है ASSR, ओके, कराकल ASSR, इसने ये बोल दिया कि हम उज़्बेकिस्तान में हैं बट हमारी ऑटोनॉमी रहेगी। और ऑटोनॉमी भी कैसी, कि जब कराकल पाकिस्तान के लोगों को लगे कि भाई हमें अलग होना है उज़्बेकिस्तान से, तो हम अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में उज़्बेकिस्तान का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था ना 1992 में, उसमें कराकल ऑटोनॉमस रीजन के लिए सिसीड करने का राइट दे दिया था कि अगर कराकल पाकिस्तान के लोग चाहें तो वो रेफरेंडम करवा करके और उज़्बेकिस्तान से सेपरेट हो सकते हैं। और इसी राइट को रिड्यूस करने की बात की थी उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने, तभी तो कराकल पाक लोग थे वो आ गए रोड पे, प्रोटेस्ट हो गया, और उसका रिजल्ट रहा कि 18 लोगों की डेथ हो गई। अब कारण क्या है कि क्यों इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, वो हम जानते हैं। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि एक टाइम था जब सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया हुआ करता था कराकल पाकिस्तान में, जहाँ पर बहुत खेती होती थी, ठीक है, उज़्बेकिस्तान में, क्योंकि एक तो अरल सी के आसपास के एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, और दूसरा जो आमू दरिया रिवर आती थी, वो रिवर भी बहुत सारा पानी लेके आती थी। तो ऐसे में दोनों वाटर बॉडीज़ की प्रेजेंस की वजह से ये
ऐसे में क्या होता है कि टाइम बीतने के साथ साथ में एक तो आमू दरिया रिवर का जो वाटर था वो डेजर्ट एरिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया इरिगेशन के लिए 1960s में। वो आमू दरिया रिवर का पानी है वो भी कराकल पाकिस्तान वाले एरिया तक नहीं पहुंच पाया, और धीरे धीरे अरल सी है वो भी ड्राई होता चला गया। इसकी वजह से वहाँ पर हो गई पानी की शॉर्टेज। अब पानी जब धीरे धीरे किसी भी सलाइन वाटर बॉडी में रिड्यूस होता है तो वहाँ पर मिनरल कंटेंट और ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर फिशेस थी वो भी ख़त्म हो गई। धीरे धीरे वहाँ का जो पानी की अवेलेबिलिटी वो शॉर्टेज होने लग गई। ऐसे में वहाँ के लोगों के ऊपर आने लग गया स्ट्रेस। जो मोस्ट फर्टाइल रीजन था उज्बेकिस्तान का वो अब बहुत ही बुरी परिस्थितियों से निकल रहा है। इवन वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी होने लग गई, जैसे थ्रोट कैंसर की बात कर लो। इसकी बजाय इसके अलावा वर्ल्ड में हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी देखने को मिलती है। मतलब कि 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की 1 साल की उम्र लेने से पहले पहले डेथ हो रही है। दैट इज़ नॉन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वो वर्ल्ड की हाईएस्ट अगर देखो तो यहाँ पर मिलेगी आपको। तो ये परिस्थितियाँ यहाँ पर निकल गई। तो एक तरीके से कितना ज़्यादा नेगलेक्ट का सामना कर रहे हैं कि पहले क्या परिस्थितियाँ थी, आज बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं। जब एक बहुत ही शानदार फर्टाइल सॉइल हुआ करती थी तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने में प्रॉब्लम नहीं आती थी, तो आज इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको परेशानी का एक वही होता ना कि एक रिएक्शन तो डेफिनेटली फिर आता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से कराकल पाकिस्तान एरिया में डेजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया पिछले 40-50 सालों की बात की जाए तो। उसी का रिजल्ट ये आउटब्रेक भी है जो प्रोटेस्ट अभी देखने को मिला। नेक्स्ट है नैरोबी फ्लाइज से रिलेटेड आर्टिकल। इसमें बताया गया कि सिक्किम में अभी मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 100 स्टूडेंट्स को इस नैरोबी फ्लाई ने इन्फेक्ट कर दिया, जिसके चलते उन लोगों को कुछ को ट्रीटमेंट लेना पड़ा, एक के तो हाथ पे सर्जरी भी करनी पड़ी। बेसिकली इस इंसेक्ट को, ये एक तरीके का इंसेक्ट है जो कि ईस्ट अफ्रीका में मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, नैरोबी जो कि कीनिया की कैपिटल है उस वाले एरिया में, जहाँ पे हाई रेनफॉल टेंडेंसी देखने को मिलती है इक्वेटोरियल रीजन में, तो वहाँ पर ये फ्लाई मिलता है। इंसेक्ट है एक तरीके का जिसका कलर कैसा है, ऑरेंज एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में। इसका अगर साइंटिफिक नेम देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेडेरस लिटोरेलिस। ठीक है, पेडेरस लिटोरेलिस। बेसिकली ये जो इंसेक्ट है ये ज़्यादा रेनफॉल वाले एरिया में रहता ही है। अभी सिक्किम में पिछले हफ्तों में बारिश अच्छी खासी हुई है, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनके क्या हो गया, स्किन पे आकर के ये बैठ गया, ये फ्लाई वहाँ पर हो गई बहुत सारी, ये जो इंसेक्ट था। तो इस वजह से ये आकर के और बैठ जाता है स्किन पे। अब अगर वो नॉर्मली बैठा रहे तब तो ठीक है, अगर आपने उसको थोड़ा बहुत भी छेड़ दिया तो फिर एक केमिकल रिलीज़ करता है अपनी बॉडी से, और वो जो केमिकल होता है ना वो फिर क्या एक तरीके से जला देता है स्किन को वहीं से, या फिर स्किन के कलर में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो ऐसे में इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, इसी वजह से ये अभी न्यूज़ में है। ठीक है, इसी तरीके से देखा जाए नैरोबी फ्लाई को कीनियन फ्लाई भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या हो गया, कीनिया की कैपिटल से बिलोंग करती है। ठीक है, ये बीटल लाइक इंसेक्ट है जो कि 2 स्पीसीज से बिलोंग करता है, एक तो पेडिरस एक्जिमिस और एक है पेडिरस साबेयस। ठीक है, और अल्टीमेटली इसका खुद का नाम क्या है, पेडिरस लिटोरेलिस। ओके, और बाकी ये बताया जा रहा है कि जिस आपने भी कभी नोटिस किया होगा कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो स्किन पे बैठते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, फफोले बन जाते हैं फिर स्किन पे पानी के, है ना। तो वो चीज़ें बारिश के मौसम में ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो यही चीज़ है। वैसे देखा जाए ना, इंसेक्ट कभी भी ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। इंसेक्ट जो है वो जो क्रॉप होती हैं, फसलें होती हैं, उनमें लगे हुए जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, पेस्ट, उनको खाने का काम करते हैं। पर अगर ह्यूमन से कांटेक्ट हो जाता है तो कई बार ह्यूमन को भी हार्म पहुंचा देते हैं, जो कि आपको मैंने बताया कि एक पोटेंट एसिड है वो रिलीज़ किया जाता है इस नैरोबी फ्लाई के द्वारा, अगर वो स्किन के कांटेक्ट में आए और उसको किसी ने छेड़ दिया। ठीक है, अगर वो नॉर्मली बैठी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर छेड़ दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बचने का तरीका वही मॉस्किटो नेट यूज़ करो, वही नॉर्मल चीज़ें, हाथ को अच्छे से धो लो, पता पड़ जाए तो मेडिकेशन ले लो, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वर्ल्ड पेज पे आगे, इकोनॉमी पेज पे आज कोई भी एक अच्छी न्यूज़ नहीं है जिसको हमें डिटेल में देखना हो या समझना हो। देखो वर्ल्ड पेज पे जो न्यूज़ है उनमें देखो, फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो से एग्रीमेंट साइन कर लिया है, मतलब नेटो मेंबर ये फाइनली बन जाएंगे। कब बनेंगे,
जब इनकी पार्लियामेंट रेटिफाई कर देगी, पार्लियामेंट में अप्रूवल मिल जाएगा। अभी तक का जो स्टेटस है वो ये, फिनलैंड की कैपिटल है देखो हेलसिंकी और स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। तो बेसिकली ये दोनों कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नेटो की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पर सवाल ये है कि जब नेटो की बात आती है तो एक प्रिंसिपल है, दैट इज़ प्रोटेक्शन प्रिंसिपल। उसमें क्या होता है, नेटो डिफेंस क्लॉज जिसको बोलते हैं, कि नेटो मेंबर्स में से किसी एक पर भी अटैक होता है तो ये कंसिडर किया जाएगा कि वो सभी नेटो मेंबर्स पे अटैक हुआ है। इसका मतलब वो सब मिल करके उस अटैक का जवाब देंगे। पर वो पॉसिबिलिटी कब होगी, जब वहाँ की पार्लियामेंट रेटिफाई कर देगी। देखो वैसे तो नेटो में टर्की ऑलरेडी है, तो टर्की ने वैसे रोक रखा था इतने दिनों से, वीटो कर रखा था कि भाई दोनों को मेंबरशिप देने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी टर्की ने हाँ कर दिया है, तो साइन हो गया एग्रीमेंट। अब फिनलैंड और स्वीडन की पार्लियामेंट पारित कर देगी, पास कर देगी, रेटिफाई कर देगी, तो उसके बाद में फिर नेटो के प्रॉपर मेंबर ये बन जाएंगे। तो एक तो हम नेटो का मैप देखेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो ये कि मैथमेटिशियन जिनका नाम है, यूक्रेन की मैथमेटिशियन है जिनका नाम है मैरियाना विजोवस्का, ये सेकंड लेडी बनी है, सेकंड वुमेन बनी है जिन्होंने फील्ड मेडल रिसीव किया है। फील्ड मेडल देखो मैथमेटिक्स फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। अभी तक अगर देखें तो 60 मैथमेटिशियंस को फील्ड मेडल मिल चुके हैं, ठीक है, जिनमें से 59 तो मैन, ओनली 1 वुमेन थी जिनको 2014 में ये फील्ड मेडल मिला। 2014 में जिनको मिला था उनका नाम यहाँ पर देख सकते हो, मरियम मिर्ज़ा खानी। और अब कौन है, मरियम मिर्ज़ा खानी तो फर्स्ट हो गई, अब ये सेकंड लेडी बन गई हैं मरियाना विजोवस्का, जो कि यूक्रेन से बिलोंग करती हैं। फील्ड मेडल मैथमेटिक्स में दिया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये भी देखना था, जो हमने मोटा मोटा देख लिया। इसके आगे देखें, अब हम एक बार मैप देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो नॉर्वे, इधर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये रशिया का पार्ट है, ध्यान रखना, छोटा से ब्लैंक छोटा हुआ है जो, ठीक है। इधर ये पोलैंड हो गया, जर्मनी, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, यूके, और इधर ये आयरलैंड छोड़ देना, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड तो क्या यूके का पार्ट है, इसलिए वो नेटो का मेंबर है। आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड मेंबर नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा ये देख सकते हो आप स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया, ये 2 नेटो के मेंबर नहीं है। और बाकी इधर छोटे छोटे 2 कंट्रीज़ हो रहे हैं, वो भी मेंबर्स नहीं है, 2-3 छोटे। ये बाल्कन रीजन की बात करें, बाल्कन एरिया ये है, बाल्टिक एरिया ये है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आने वाले टाइम पे जैसे ही यहाँ की पार्लियामेंट रेटिफाई कर देगी फिनलैंड की और स्वीडन की, तो ये भी फिर नीले में शेडो कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये यूक्रेन है ही इधर, 1 सेकेंड, दिस वन इज़ यूक्रेन, और ये आपका बेलारूस है, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जो भी चीज़ें थी वो हमारी यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।